हाय एवरीवन। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ को वन शॉट में। एनिमल टिश्यू जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर का पार्ट है। इसमें दो पार्ट और आते हैं, फ्रॉग एंड कॉकरोच। तो फ्रॉग और कॉकरोच के ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम लोग एनिमल टिश्यू को वन शॉट में NCERT से कवर करते हैं। अगली क्लास से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू करेंगे। उनको समझने के लिए एनिमल टिश्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सो इसको मिस मत करना। प्रीवियस क्लासेस में मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कवर कराया है। पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कवर किया, फिर लिविंग वर्ल्ड किया, एंड लिविंग वर्ल्ड के जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा अप्रोक्स 30 मिनट का वीडियो अपलोड किया हुआ है। फिर सेल साइकिल को हम लोग ने NCERT से कंप्लीट किया है। आप लोगों को लगता है तो आप लोग चैनल पे जाओ, अपलोडेड की हुई है वीडियोस, उनको देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो चलो आज के चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास सिंगल सेल होगी, एंड मल्टीसेलुलर मतलब जिनके पास में मल्टीपल सेल्स होंगी, जो मेनली मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में बताया था। ओके, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन जो है वो अकेला सिंगल सेल परफॉर्म करता है। ओके, लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स में क्या होता है कि सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, वो सिंगल सेल से सारे के सारे काम नहीं कर सकता, तो उनको बहुत सारी सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाती है। ठीक है, एंड टिश्यू फिर मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, एंड देन ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर फिर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो काम करते हैं। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स। The human body is composed of billions of cells. Billions of cells से human body बनी हुई है to perform various functions. बहुत सारे फंक्शन को, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बॉडी जो है वो मल्टीपल सेल से बनी हुई है, बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। ठीक है, आगे में क्या बोल रहा है, हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। तो ये सेल आपस में कैसे साथ में मिलके काम कर रही है ना। तो इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। यह है टिश्यू की डेफिनेशन। मतलब अगर कोई सेल्स है तो वो सेल का ग्रुप, ये सेल का ग्रुप हो गया, और साथ में होगी फिर हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो है ये मिलकर बनाता है टिश्यू। फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर फिर बना देते हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, मेनली उसमें 4 टिश्यूज देखी जाएंगी। पहली या तो एपिथेलियल होगी, दूसरी या तो कनेक्टिव होगी, तीसरी या तो मस्क्यूलर या तो न्यूरल, यही चीज़ें होगी। तो यही बेसिक 4 टिश्यूज है जो हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। दिस टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन, वो स्पेसिफिक प्रपोर्शन में पाई जाती है, एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। When 2 or more organ perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system. Example digestive system, मतलब 2 ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, लाइक मल्टीपल, तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा, एंड सेल, ये एक्सेट्रा। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स स्प्लिट अप द वर्क्स, और वो काम को बांट लेते हैं आपस में कि ये पर्टिकुलर जो वर्क है वो सेल करेगा, टिश्यू करेगा, ऑर्गन करेगा या ऑर्गन
सिस्टम करेगा, ठीक है, इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा, एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज होल, एंड इस तरीके से वो बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फिर हमने देखा एनिमल टिश्यूज जो है वो कौन सी है, तो हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उनके परफॉर्मिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। तो देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मेनली 4 टाइप्स होते हैं इसके, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड न्यूरल। तो ये वाले चैप्टर में हम लोग मेनली एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मस्क्यूलर को हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देखेंगे और न्यूरल को हम लोग न्यूरल वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। दूसरी आगे चीज़ें क्या दी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या दिया हुआ है, लेट्स रीड इट। एपिथेलियल टिश्यू क्या बोलता है, एक मिनट जस्ट, हाँ देखो, वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, एपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस, ये ऐसे टिश्यू है जिसके पास में फ्री सरफेस होता है, विच फेजेस आइदर बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। फ्री सरफेस है तो या तो वो बॉडी के अंदर साइड वाली चीज़ों को फेस करेगा या तो एनवायरनमेंट को फेस करेगा, एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये लाइनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट ऑर्गन होती है उनमें ये पाई जाती है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है इनके अंदर। तो जैसे ये सेल है तो बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है जिसमें बहुत ही लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो एपिथेलियम के भी 2 टाइप्स हो जाते हैं, सिंपल एपिथेलियल सेल और कंपाउंड। तो सिंपल क्या बोलता है, सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शंस एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। तो सिंगल लेयर जो होती है, जो एपिथेलियम की सिंगल लेयर, अगर एपिथेलियम सिंगल लेयर से बनी हुई है तो वो सिंपल एपिथेलियल हो जाएगा, जैसे कि लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज बना लेती है, डक्ट्स की एंड ट्यूब्स की, ठीक है। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन अवर स्किन। जैसे हमारे स्किन पर कंपाउंड एपिथेलियल प्रेजेंट होती है, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाती है, इस पर अगर ऐसे सिंगल लेयर है तो ये हो गई हमारी सिंपल एपिथेलियल, लेकिन इसी के ऊपर और लेयर आ गई तो ये कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएगी। जो प्रोटेक्शन, जहाँ पे प्रोटेक्शन की नीड होती है वहाँ पर ये टिश्यूज प्रेजेंट होती है, मेनली हमारे स्किन पर प्रेजेंट होती है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कि उसके स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन के बेसिस पर, मतलब उसका स्ट्रक्चर मेनली कैसा है उसके बेसिस पर वो और 3 डिवीजन में डिवाइड होती है। पहले आ जाती है स्क्वैमस, फिर आ जाता है क्यूबॉइडल एंड फिर आ जाता है कॉलमनर। तो स्क्वैमस कैसी होती है, फ्लैट सेल्स होती है, क्यूबॉइडल मतलब ऐसे क्यूब जैसी प्रेजेंट होती है, एंड कॉलमनर मतलब ऐसे कॉलम्स जैसी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये उनके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर हो गया। तो चलो स्क्वैमस एपिथेलियल को देख लेते हैं एक बार हम लोग। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या बोलता है, द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इरेग्युलर बाउंड्रीज। ऐसे फ्लैटेंड सेल होते हैं जो ऐसे फ्लैट होती है, फ्लैटेंड लेयर होती है, इरेग्युलर बाउंड्रीज होती है, ऐसे बाउंड्रीज भी उसकी इरेग्युलर सी होती है, कोई रेगुलर शेप नहीं होता उसको। दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग। इसमें एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखना कि स्क्वैमस एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कॉलमनर कहाँ होता है, क्यूबॉइडल कहाँ होता है ना, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। क्या बोला, दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के वॉल में प्रेजेंट होगा, एयर सैक ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होगा, एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग और डिफ्यूजन बाउंड्री। जब सिंगल लेयर से बनती है तो सिंगल लेयर जो होगी वो डिफ्यूजन करने में हेल्प करेगी। आप ही सोचो ना, जैसे कि अगर ये सिंगल लेयर है तो इसमें से किसी भी चीज़ को पास होना है तो बहुत इजीली पास आउट हो जाएंगे, लेकिन यहीं पे अगर मैं मल्टीपल सेल्स बना दिए, मैंने मल्टीपल लेयर्स बना दिए, तो वहाँ पे एंटर करने के लिए या डिफ्यूजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो हमारे जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है वो डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाती है।
फिर क्यूबॉइडल इपिथेलियल देख लो, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। ये भी सिंगल लेयर होती है लेकिन इसका जो शेप होता है वो क्यूब लाइक होता है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्यूबॉइडल इपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, उसके बाद द इपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, उनमें माइक्रोविलाई होती है। द कॉल्यूमिनार इपिथेलियम देखो इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, देयर न्यूक्लिया आर लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई हो सकती है। दे आर फाउंड इन दी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट होगी हमारी कॉल्यूमिनार इपिथेलियम, lining of stomach and intestine and helps in the secretion and absorption. If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. अगर ऐसे कॉल्यूमिनार सेल्स है जिनके सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होगा तो हम उनको सीलिएटेड इपिथेलियम बोलते हैं। आगे क्या दिया है, उनके फंक्शंस के बारे में दिया है। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो सीलिया प्रेजेंट होती है फिर उनका फंक्शन क्या होता है मेनली, तो म्यूकस को वो लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब में वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे PYQs पूछे गए हैं। ये जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, PYQ टैग किए हुए हैं, आप देखना, चीज़ों को याद रखना और बार बार रिवाइज करोगे तो कैसा ना चीज़ें आप लोगों को याद रहेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है देखो, और भी मॉडिफिकेशन है हमारे इपिथेलियल सेल्स का। तो वहाँ पे देखो क्या है, सम ऑफ द कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन आर कॉल्ड ग्लैंडुलर इपिथेलियम। हमारे कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स होती है वो मॉडिफाई होकर कुछ सिक्रीशन करती है, ऐसी इपिथेलियम को हम लोग ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहते हैं, जो ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं, सिक्रीट करने का काम करते हैं। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जैसे गॉबलेट सेल हो गई। गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, तो ये हमारी यूनिसेलुलर सेल हो गई। ठीक है, जैसे कि ये दी हुई है यहाँ पे इमेज, ये देखो ये गॉबलेट सेल है। ठीक है, उसके बाद और ये सलाइवरी ग्लैंड है जो मल्टी सेलुलर है। क्या बोला, एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स सलाइवरी ग्लैंड। ये इमेज भी पूछी जाती है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या सिक्रेट करता है, तो देखो नेट 2023 में पूछा भी गया है इसमें, क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये चीज़ें वो सिक्रेट करता है। एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स, और बाकी के सेल प्रोडक्ट्स भी सिक्रेट करता है। दिस प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स और ट्यूब। ऐसे डक्ट्स प्रेजेंट होती है, इनके थ्रू वो सिक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, और एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में वो अपना सिक्रीशन जो है उसको रिलीज कर देती है, उनके पास में डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। फिर देखो कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में अभी हमने जो पढ़ा वो सिंपल इपिथेलियम के बारे में था, चीज़ें यहाँ तक कवर हो गई। अब देखो कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड इपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जैसे यहाँ पे है मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती है, हम उनको कंपाउंड इपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, इनका क्या है, हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ही लिमिटेड रोल होता है कंपाउंड इपिथेलियम का। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। उनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन
द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड द पैनक्रिएटिक डक्ट्स। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, ऑल सेल्स इन इपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटल इंटरसेलुलर मटेरियल। सारी की सारी जो इपिथेलियम होती है वो कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के वजह से जुड़े हुए होते हैं। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक। हमारे पास में जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं दो सेल्स के बीच में, दो टिश्यूज के बीच में, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम। जंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आप लोग आराम से बना लोगे, ठीक है। ध्यान रखना जंक्शन के ऊपर में मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैजर पेयर में पूछ लेगा या फिर डायरेक्टली फंक्शन भी पूछ सकता है। तो हमारे पास में 3 टाइप के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन क्या बोलता है, टाइट जंक्शंस हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन क्या बोलता है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एंड गैप जंक्शन क्या बोलता है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक वर्ड आपको याद रखनी है, यहाँ पे समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया कि ऑलवेज बिग मॉलिक्यूल, तो ऑलवेज अगर दिया हुआ है तो वो गलत हो जाएगा। समटाइम्स वाला जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। असर्शन रीजन में बोलो या स्टेटमेंट वाले जो सवाल होते हैं ना, उनमें पूछ लेता है। तो यहाँ तक हम लोग ने इपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट किया है। अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू होने के बाद में चैप्टर खत्म है, ठीक है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो कनेक्टिव टिश्यू पे मूव करते। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली टिश्यू है। कौन से टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, और सबसे ज़्यादा फैली हुई टिश्यू है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इनका कनेक्टिव टिश्यू क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी सारे जो टिश्यूज़ है और ऑर्गन्स है उनको जोड़ने का काम करते हैं। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड टाइप के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू का देखो एक डायग्राम है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का है। हम इसको भी देखेंगे, आगे पढ़ लेते तब तक। जो स्पेशलाइज्ड बोला मैंने, तो उसमें कार्टिलेज आ जाते हैं, बोन आ जाते हैं, एडिपोज एंड ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ब्लड के अलावा, लाइक ब्लड को छोड़ के, ब्लड जैसा कनेक्टिव टिश्यू है उसको छोड़ के बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फाइबर्स सिक्रीट करते हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम कोलेजन और इलास्टिन बोलते हैं, ठीक है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ। फाइबर का फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। These cells also secrete modified polysaccharide, which accumulate between cell and fibers, act as matrix or ground substance. Connective tissues are classified into 3 types. First, loose connective tissue, second, dense connective tissue, फिर specialized connective tissue। ये चीज़ें हो गई। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाती है, ध्यान से देखना। ये जो है ये मैक्रोफेज है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये कोलेजन फाइबर्स है, ये मास्ट सेल है, तो लेबलिंग के लिए आ जाता है। और ये जो हमारा है एडिपोज टिश्यू है, जो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये जो लोकेटेड है, ये न्यूक्लियस हो गया एंड फैट स्टोरेज एरिया, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद में क्या बोला, चलो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देख लेते हैं हम लोग। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज। लूजली अरेंज होती है उसमें फाइबर्स और सेल्स।
in a semi-fluid ground substance, for example, areolar tissue present beneath the skin. Often it serve as a support framework for epithelium. ये support framework की तरह भी काम करता है एक इपीथीलियम सेल के लिए। जैसे ये इपीथीलियम सेल्स हमारी प्रेजेंट थी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, तो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होती है, तो सपोर्ट फ्रेमवर्क वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद में क्या बोला, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल, ये भी चीज़ें होती है। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इज अनादर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। मेनली ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स। एडिपोज टिश्यू जो है वो मेनली फैट स्टोर करने के लिए बनती है। द एक्सेस ऑफ nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue। मतलब जो न्यूट्रिशन हमने लिया, खाना खाया, अब हमें पूरे न्यूट्रिशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि एडिपोज टिश्यू में फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, ताकि बाद में हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका यूज़ कर लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड in the dense connective tissue. Orientation of fiber shows a regular or irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissue. In the dense regular connective tissue, the collagen fiber are present in row between many parallel bundles of fiber। जैसे ये देखो, ये हमारी जो है ये रेगुलर है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और ये डेंस इरेग्युलर है। यहाँ दिख रहा है ना, ये जो पैटर्न है रेगुलर सा दिख रहा है, और यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर, टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। एग्जाम में पूछा जाता है कि टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं, तो जो टेंडन्स है वो स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करता है, और लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन टू बोन अटैच करते हैं, मतलब अटैच वन बोन टू अनदर, ठीक है, ये याद रखना। आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टिश्यू। डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन आर ऑल्सो ओरिएंटेड डिफरेंटली। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। फिर कार्टिलेज के बारे में दिया हुआ है, देखो कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड टाइप की जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या क्या है, हमारे कार्टिलेज जो हमने अभी ऊपर देखा, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। तो हम अब कार्टिलेज के बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। सॉलिड एंड प्लायबल होते हैं एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेशन। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं उसको कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन। एम्ब्रियोज में जो कार्टिलेज होती है वो बोन से रिप्लेस हो जाती है जब वो बड़े हो जाते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, हमारी जो नोज की टिप होती है वहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आउटर ईयर जॉइंट जो होते हैं वहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम वहाँ प्रेजेंट होती है। लिम्स में और हैंड्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में देख लो बोन का। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स। बोन में कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करने का काम बोन्स का है। सोचो ना, हमारे अंदर अगर बोन्स नहीं होती तो हमारा शेप कैसे होता, ऐसे लड्डू जैसे पड़े होते ना हम लोग। बोन्स है इसलिए तो हमको एक शेप है ना, हमारी बॉडी को एक शेप है कि हम कैसे दिख रहे हैं, कि हम स्ट्रेट है, हमारे हैंड्स है, पैर है, तो हम किस तरीके से है, तो बोन्स की वजह से है। बोन्स नहीं होते तो हम तो बस लुढ़क चुके होते, है ना। उसके बाद में क्या बोला है, It is the main tissue that provide structural frame to the body. Bones support and protect softer tissue and organ. Softer tissues और organs जो होती है उनको protect करने का काम करती है bones। जैसे कि हमारा रिबकेज हमारा है,
तो लंग्स होती है, लंग्स सॉफ्ट टिश्यू है, हार्ट है, तो हमने देखा कि ऐसे रिब केज प्रेजेंट होता है जो चारों साइड से ऐसे बने हुए होते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे किस तरीके से चीज़ें होती है। तो यहाँ लंग्स मिल जाएंगे और इन दोनों के बीच में फिर यहाँ हार्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो आगे क्या बोला, हाँ, द बोन सेल ऑस्टियोसाइट, कार्टिलेज की जो सेल्स थी उसको कॉन्ड्रोसाइट बोला, एंड बोन्स जो है उसको ऑस्टियोसाइट बोला, आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड अ लैक्यूने। लिम्ब बोन such as the long bone of the leg serve as weight bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movement. The bone marrow in some bones is the site of production of blood cell. बोन मैरो जो है वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स होती है, जैसे कि आरबीसी का प्रोडक्शन, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन जो है ये मेनली बोन मैरो में होती है। फिर ब्लड के बारे में देख लो, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कंटेनिंग प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होती है। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ह्यूमन बॉडी के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड ही ऐसा है मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो कोई भी चीज़ को सर्कुलेट कर लेता है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट ब्लड इन चैप्टर 17 एंड 18। हम लोग ब्लड के बारे में मेनली बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो मसल टिश्यू, ज़्यादा नहीं है, मस्कुलर टिश्यू के बारे में छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन आ जाता है उसमें से, सो उसको देख लेते हैं और फिर न्यूरल टिश्यू का हो गया, देन चैप्टर एंड है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या है, क्योंकि इनके बारे में ना हम लोग डिटेल में पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हैं। मेनली ये चैप्टर में हमारा एपिथेलियम था और कनेक्टिव था जो हम लोग ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। सो मस्कुलर टिश्यू क्या है, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। दिस फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड मायोफिब्रिल। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, then relax, lengthen and return to their uncontracted state in a coordinated fashion. Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and they maintain the position of the various parts of the body. In general, muscle play an active role in all movements of the body. बॉडी के मूवमेंट्स में सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है हमारे मस्कुलर टिश्यूज़। मसल से इसलिए तो हम लोग मूव कर पा रहे हैं ना इधर उधर, और बोन से इसलिए हमारे बॉडी को शेप है, राइट। देन मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। मेनली क्वेश्चन में ना ये 3 टिश्यूज़ के बारे में, 3 टाइप के बारे में पूछा जाता है कि स्केलेटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, स्मूथ का क्या होगा, कार्डियक का क्या होगा। तो स्केलेटल मसल क्या बोलती है, स्केलेटल मसल इज अ टिश्यू closely attached to skeletal bones in typical muscles such as biceps में skeletal muscle present होती है, striated ये stripped होती है, इसमें ऐसे striations present होती है, okay। skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion. A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle. ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ये देखो ये 3 टाइप के टिश्यूज़ की डायग्राम दी हुई है, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली। ये हमारी हो गई स्केलेटल मसल, ये हो गई स्मूथ मसल और ये हो गई कार्डियक मसल। इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, ये जो लाइन दी हुई है ना ये प्रेजेंट होती है, इसमें भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती है कार्डियक में, पर स्मूथ में नहीं होती। ये न्यूक्लियस हो गए, इसमें भी न्यूक्लियस है, ये इसमें भी न्यूक्लियस है, और जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल ये हमारे कार्डियक मसल टिश्यू में पाए जाते हैं, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। आगे क्या बोला, यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ ही रहे उसके बारे में। देखो, द स्मूथ मसल फाइबर टेपर्स एट बोथ एंड, मतलब ये दोनों एंड पर ऐसे टेपर्स होते हैं, मतलब चपटे से होते हैं, पतले से किए हुए होते हैं, ठीक है। एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, इसमें कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं होती। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ. The wall of internal organs such as blood vessel, stomach and intestine contains this type of muscle tissue.
Smooth muscles are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles. फिर कार्डियक मसल क्या बोलती है? कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट. सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है हमारी कार्डियक. ऑब्वियसली कार्डियक वर्ड रिलेटेड टू हार्ट, तो क्या बोला? प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. Cell junctions fuse the plasma membrane of the cardiac muscle and make them stick together. Communication junctions, intercalated disc present होती है हमारी cardiac muscles में. At some fusion point allow the cell to contract as a unit. When one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. 2024 में ये पूछा गया है कि कार्डियक मसल होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और स्मूथ मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो इनकी लोकेशन आप लोग ने याद रखना है. फिर देखो न्यूरल टिश्यू क्या बोलता है. न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. Neurons, the unit of neural system. न्यूरल सिस्टम का यूनिट जो है वो है न्यूरॉन्स. आर एक्साइटेबल सेल्स, जो एक्साइटेबल सेल्स हैं. The neuroglial cell, which constitute the rest part of the neural system, protect and support neurons. Neuroglial cells जो है वो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है. न्यूरोग्लिया make up more than 1/2 the volume of neural tissue in our body. When a neuron is suitably stimulated and electrically disturbances is generated which swiftly travels along its plasma. ठीक है, ये हमारा डायग्राम है न्यूरल टिश्यू का. जो एक्सॉन दिया हुआ है ये जो पार्ट है ये सेल बॉडी प्रेजेंट है जिसमें न्यूक्लियस है. ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट है इस तरीके से और ये हमारी न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होती है ऐसे बारीक बारीक. ठीक है, आगे में क्या दिया हुआ है. अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंसेस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neuron and other cells. You will study detail in chapter 21. मतलब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग ये देखेंगे. सो यहाँ से यहाँ पर मेरे एंड से चैप्टर मैंने फिनिश किया है. अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की शुरुआत करेंगे. सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.